नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। खबर जम्मू कश्मीर से है। पुंछ में आतंकी हमले में बड़ा अपडेट है। आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी थे। सोर्सेज के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त है। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, पुंछ लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दफा से सुर्खियों में इन कारणों से है क्योंकि लगातार आतंकी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और इनको खोज खोज कर मारा जा रहा है। इस बीच पुंछ में सुरक्षा बलों का फिर से चल रहा है सर्च ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। पुंछ में टेररिस्ट अटैक को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त है। वायुसेना के वाहनों पर हमला करने वाले आतंकियों की खोज जारी है और इस बीच लगातार हमले भी बोले जा रहे हैं। 20 किलोमीटर को घेरा गया। ड्रोन से आतंकियों की खोज लगातार जारी है। जवानों को सीने, सिर और गर्दन पर गोलियां लगी, जो जानकारी अभी तक मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमले में एक जवान की शहादत, जबकि 5 घायल जवानों का इलाज जारी है। एक तरफ सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को तलाश रही है, तो कई नेताओं ने भी इसे कायराना हमला करार देते हुए इस पर दुख जाहिर किया है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया। हमला 4 मई की शाम को सुरनकोट के सनाई गांव में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने एयरफोर्स की गाड़ियों के काफिले पर गोलीबारी की थी। हमले में 5 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक जवान शहीद हो गए हैं। काफिले में 2 सैन्य वाहन शामिल थे। आतंकियों ने एक वाहन को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सूत्रों ने बताया कि आतंकवादी गतिविधि की रिपोर्ट के बाद पिछले कुछ दिनों से मेंढर और सुरनकोट के बीच इलाके में तलाशी अभियान चल रहा था। एक एयर वॉरियर की शहादत पर वायुसेना ने दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शहादत को वायुसेना की श्रद्धांजलि। सीएसएस एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और भारतीय वायुसेना के सभी कर्मी बहादुर कॉर्पोरल विकी पहाड़े को सलाम करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में पुंछ सेक्टर में सर्वोच्च बलिदान दिया। शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय राष्ट्रीय राइफल की यूनिट ने उस क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, जहां हमला हुआ था। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना के जवानों ने पुंछ जिले में जांच चौकियां बनाई हैं और सभी वाहनों की तलाशी की जा रही है। जानकारी है कि आतंकवादी एक असॉल्ट राइफलों से लैस थे। माना जा रहा है कि वो हमले के बाद आसपास के घने जंगलों में भाग गए। आपको बता दें कि आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए इस साल 12 जनवरी को कृष्णा घाटी में सैन्य वाहनों को निशाना बनाया था। इससे पहले 21 दिसंबर 2023 को डेरा गली में सैन्य वाहनों पर हुए हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। अब ये तीसरा हमला है। इन तीनों हमलों में 5 जवान बलिदान हो गए थे, जबकि कई जवान घायल भी हुए। पुंछ में दिसंबर से हुए तीनों हमलों की मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी है। पहले से घात लगाए आतंकियों की ओर से शाम के वक्त सैन्य वाहनों पर हमले किए जा रहे हैं। हमले जंगल वाले इलाकों में हो रहे हैं। इसके बाद आतंकी भागकर जंगलों में छिप जा रहे हैं। अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकी जंगल में दूर तक निकल जाते हैं। अगर पिछले कुछ हमलों की बात करें, पिछले 30 महीनों में आतंकी हमलों की ये छठी घटना है। 2021 से शुरू हुई घटनाओं में अब तक 21 जवान शहीद हुए, जबकि कई जवान घायल हुए। 11 अक्टूबर 2021 चमरेड़ इलाके में घात लगाकर हमला किया गया। जेसीओ समेत 8 जवान शहीद हो गए। 20 अक्टूबर 2021 भाटा दूड़िया में सर्च ऑपरेशन के दौरान हमले में 6 जवान शहीद हो गए। 20 अप्रैल 2023 भाटा दूड़िया इलाके में वाहन को घेरकर ग्रेनेड अटैक और गोलीबारी, 5 जवान शहीद हुए। 21 दिसंबर 2023 डेरा की गली सावनी इलाके में मिलिट्री वाहन पर अटैक, 4 जवान शहीद हुए, 2 घायल।
12 जनवरी 2024 कृष्णा घाटी के दराती में सैन्य वाहनों पर फायरिंग की गई, हालांकि नुकसान नहीं हुआ। 4 मई 2024 पुंछ के सुरनकोट में एयरफोर्स के वाहनों पर हमला किया गया, 1 जवान शहीद, 5 घायल। इस बर्बर हमले से पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है। देश भर से रिएक्शन आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर हमले की निंदा करते हुए कायराना हरकत को शर्मनाक और दुखद बताया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमारी सेना के काफिले पर कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमला बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। शहीद जवान को मैं अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमले में घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। पिछले साल सेना पर सिलसिलेवार आतंकी हमलों का गवाह रहे इस क्षेत्र में इस साल सशस्त्र बलों पर ये पहला बड़ा हमला है। जन्नत में शांति की कोशिशें आतंकी आकाओं और आतंकिस्तान को रास नहीं आ रही। सरहद पार बैठे आतंकी घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमला भी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। लेकिन आतंकी ये भूल गए हैं, ये नया भारत है, ये न भूलेगा न माफ करेगा। आतंकिस्तान देश के प्रधान का उस संकल्प भूल गया है जो उन्होंने वर्षों पहले कहा था कि ये हमारा सिद्धांत है कि हम घर में घुसकर मारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चले इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में है। कर्नल है रिटायर्ड टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु है हमारे साथ में इस वक्त। दोनों का एक बार स्वागत है। और त्यागी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए सर, सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिछले अगर हम 20 महीनों की ही बात करते हैं तो हमने देखा कि 20 से ज्यादा जवानों की शहादत ये आम बात नहीं है। पुंछ में हो रहे इस तरह के बार बार हमलों की वजह क्या है? और वो भी तब जब हमारी सेना वहां पर पूरी तरीके से एक्टिव है, वहां का स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, हम ये तो मान लेते हैं कि इस सरकार के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट में पीर पंजाल रेंजेस के नॉर्थ में जो आतंकी एक्टिव रहते थे और जो हमले होते थे वो करीब करीब बंद हो गए और अब वो साउथ में आ गए और कम भी हो गए। लेकिन कम होते होते भी पिछले 20 महीने में 20 से ज़्यादा जवानों की शहादत हुई। और हर बार क्या होता है, ये होता है कि आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, शाम के वक्त हमला किया, पाकिस्तान के द्वारा उकसाए गए थे वो और जंगल में भाग गए। ये एक रटी रटाई चीज़ों को सुनते हुए अगर पहली बार हुआ होता तो मान लेते, मगर अब ये हो रहा है। 2 गाड़ियां एयरफोर्स की थी, एयरफोर्स की गाड़ियों को एम्बुश किया गया। एम्बुश का रिजल्ट या तो तुरंत मिलता है या नहीं मिलता है। अब आप करते रहिए सर्च ऑपरेशन, 4 दिन के बाद ऑपरेशन खत्म हो जाएंगी, फिर वही ढाक के 3 पार। मैं कहता हूं कि पहली बात तो ये है, अब इसके कारण स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक अगर एक गोली किसी व्हीकल के ऊपर आई थी तो बाकी लोगों को तुरंत और इफेक्टिव और इमीडिएट जवाब देना चाहिए था। अब वो जो रिएक्शन टाइम है, उस रिएक्शन टाइम के लिए दूसरा प्रॉब्लम ये कि आधे फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, आधे फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, 2 बटालियन के अंदर आपस में तालमेल करने में समय लगता है, 2 मिनिस्ट्री में और भी ज्यादा। और चलिए अपनी चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हैं और मेरे साथ सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी भी इस वक्त हैं। सैयद तजम्मुल, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं और आप वहां की हर तस्वीर को बहुत ही बारीकी से करीब से देख रहे हैं। पुंछ में हम देख रहे हैं कि बार बार हो रहे अटैक, इसकी वजह खास तौर पर क्या है और अभी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है?
पूजा सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें कमांडोज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विंग है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी HTF, और इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री जो है, कमांडोज दस्तों के साथ साथ अब ड्रोन्स की मदद भी ली जा सकती है। ये वो इलाका है जो बीते साल में आज ही के दिन यानी 5 अप्रैल को ही इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली थी, और 5 मई के बाद जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी है वो कदर मुख्तलिफ है। यानी साल और आसपास में कंडी, बफलियाज, बाटा, दूरियां, मेंढर सेक्टर और इसके अलावा पुंछ के ऊपरी इलाके जो हैं लगातार गोलीबारी में रहे। और ताजा तरीन अपडेट ये है कि सेना का एक जवान जो कि इंडियन एयरफोर्स का था वो शहीद हो चुका है, और 5 मजीद जवान जो हैं उन्हें उधमपुर बेस कैंप रेफर किया गया, जहां इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि यही एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, हमारे पास कृष्णा घाटी सेक्टर, नवगाम सेक्टर, आर्निया सेक्टर, गुरेज सेक्टर, ये वो इलाके थे पूजा जहां पर इन्फिल्ट्रेशन गेट जो थे बहुत ज्यादा खुले होते थे, और अमूमन हमने अप्रैल, मई, जून के महीने में इन्फिल्ट्रेटर्स को यहाँ पाया। और इस साल भी वही रिवाज हुई, बर्फ एक बार खत्म हुई। दूसरी तरफ चूंकि कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 का मरकज जो था वो सेना का, CRPF का, जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्यादा से ज्यादा रुझान जो था, जो कंसंट्रेशन था वो कश्मीर घाटी थी, जिसमें दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाके थे। गुडूल का वो इनकाउंटर हमें बिल्कुल याद है, जो तकरीबन दक्षिणी कश्मीर का आखिरी बड़ा इनकाउंटर हमने पिछले साल देखा। लेकिन अब कैपिटल जो टेररिज्म का या इस मिलिटेंसी का ग्रिड जो है वो कैसे शिफ्ट हुआ जम्मू प्रोविंस की ओर, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में आपका चकादाबा क्रॉसिंग है, आपका पुंछ सेक्टर है, आपके मेंढर सेक्टर में ज्यादा दूर नहीं है LOC। हमने कई बार देखा कि इन्फिल्ट्रेटर या दरअंदाज जब वहां से निकलकर इस तरफ आने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमने उन्हें नगरोटा तक आते पाया, जम्मू के उस रोड से नेशनल हाईवे नगर के लिए शुरू होती है। लेकिन इस एरिया में क्योंकि डेनिस फॉरेस्ट है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत कम है, और शायद मिलिट्री का जो दायरा था वो कश्मीर प्रायोरिटी रही, और इन इलाकों में तकरीबन मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। लेकिन इस मिलिटेंसी को रिवाइवल किया गया, और गुडूल के तर्ज पर इन इलाकों में मुझे लगता है कि इस तरह के टेररिस्ट के अटैक्स हमने देखे। लेकिन चूंकि पिछले साल इसी महीने में इसी तर्ज का हमला हुआ था, और आज भी इंटेलिजेंस को इनपुट था कि शायद इन्फिल्ट्रेटर जिनकी तादाद 3 ग्रुपों में 10 से ज्यादा हो सकती है, वो सरहद के इस तरफ आ चुके हैं पाकिस्तान की मेहरबानियों से। कश्मीर आने से पहले पुंछ सेक्टर को वो सॉफ्ट टारगेट और सेफ टारगेट के तौर पर देखते हैं, जहां पर कई बार वो अटैक करके वापस केव्स में या गुफाओं में या फॉरेस्ट, डेनिस फॉरेस्ट में वापस जाते एक एडवांटेज जरूर मिला, क्योंकि 2-3 चैलेंजेस में हमने देखा। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। ब्रिगेडियर शुरदेंदु भी हमारे साथ में है। सर, एक सवाल ये कि इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हमारा पूरा फोकस दूसरी दिशा में रहा, इसलिए जहां पर पहले ही इन आतंकियों का सफाया किया जा चुका था, यहां पर मौका मिल गया और यहां पर ये जो टेररिस्ट हैं ये एक्टिव हो गए। दूसरा एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि जो यहां पर कुछ स्थानीय लोगों का भी जिक्र हुआ कि वो लोगों का भी सहारा मिल रहा है, कुछ अलगाववादी भी यहां पर एक्टिव हो गए हैं। क्या ये इसका एक बड़ा रीजन है? और अब यहां पर ऑपरेशन ऑल आउट और इन तमाम प्रयासों का असर जिस तरह से नजर आ रहा है, इसमें और क्या एड ऑन करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस जवान को, एयरफोर्स के जो जिसने शहादत हासिल की, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, और जो इंजर्ड जवान है उनके जल्दी से जल्दी रिकवरी की कामना करूंगा। ये मेरा पहला। तो और अब ये जो स्टेट है, देखिए, कभी भी जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो एरिया को नेग्लेक्ट नहीं करती हैं। ये टाइम की बात है, इस समय इलेक्शन सेट इन है, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो रुझान है वो कहीं और है, और ये जो इलाका, अगर आप इस इलाके को देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे लोगों को मदद करता है जो एम्बुश या ऐसे सडन अटैक करते हैं। एक तरफ जंगल है, आपके टाइम ऑफ अटैक देखिए शाम के 6 बजे किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है, लेकिन इस तरीके के स्ट्रे इंसिडेंट्स को पूरी तरीके से निगेट नहीं किया जा सकता। जहां तक आपके सवाल का है, देखिए, कुछ इंसिडेंसेस तो कम हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तमाम तरीके के जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी का वहां डिप्लॉयमेंट है, वो अलग तरीके का है। ट्रूप्स का इंडक्शन हमने किया हुआ, एक एडिशनल डिवीजन साइज की फोर्स वहां पे इंडक्ट की हुई है। तो पूरा एरिया, इलाका डोमिनेंस में पिछले साल और इस साल में अंतर यह है कि एक कमांड चेंज हुई
हुई है उस कोर हेडक्वार्टर की, एरिया को डोमिनेट किया है और पूरा अंडर सर्विलेंस रखा गया है। ये जो इलाका है, देखिए एक तरफ पहाड़ी का इलाका है, जंगल का इलाका है, फायरिंग किया और ऐसे समय में फायरिंग किया शाम के 6 बजे और जंगल की तरफ भाग गए। देखिए पूरे जिस तरीके से स्विफ्ट एक्शन, ये गिव अप वाला ऑपरेशन नहीं था। एयरफोर्स के जवानों ने भी फायर को रिटेलिएट किया। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि विदाउट इंफॉर्मेशन ये पॉसिबल नहीं था? आप डेंस फॉरेस्ट में गुफाओं में छुपकर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर आपको रूट्स के पता चल रहे हैं, आपको बाकी की इंफॉर्मेशन है, दैट मींस कि देयर इज समथिंग। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस तरीके के जो पॉपुलेशन, सर मैं वापस लौट रही हूँ आप लोगों के पास में, लेकिन इस बीच गृहमंत्री अमित शाह क्या कुछ करे एक बार वो सुनवा देते हैं। इंडिया अलायंस का आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुलने वाले हैं। धन्यवाद। आंध्र प्रदेश पर बात कर रहे थे अमित शाह और कह रहे हैं कि यहां पर इंडिया अलायंस का खाता तक नहीं खुलने वाला। चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। सर बात पूरी कीजिएगा सर। मैं ये बोल रहा था कि देखिए इंटेलिजेंस गैदरिंग हमेशा से वहां पे रहती है और जिस तरीके का टेररिस्ट अटैक है वो एक डिस्गाइज रूप में आते हैं, फायरिंग करके मेल्ट अवे कर जाते हैं। अब आज की डेट में जब एडिशनल फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, अब विंटर का टाइम निकल गया है और जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ, जिसकी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स ने ली है, जो लश्कर तोयबा का ही एक विंग है। और अभी 2 दिन पहले जनरल मुनीर का अगर आप स्टेटमेंट देखें, वो पाकिस्तान के एयरफोर्स एकेडमी के पासिंग आउट परेड में बोल रहे थे और उन्होंने बोला कि हमारा अनस्टिंटेड सपोर्ट कश्मीर के जिहादियों के लिए जारी रहेगा, मॉरल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और सारे तरीके के सपोर्ट देंगे। तो इस तरीके से जब एक स्टेट पूरी तरीके से टेररिस्ट को बैकअप कर रहा है, टाइम टू टाइम फाइनेंशियल, मिलिट्री और हथियार प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरीके के स्ट्रे इंसिडेंसेस हो सकते हैं। आज की डेट में जो सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करना चाहिए, पहले इंटेलिजेंस गैदरिंग करें और जो ये इलाका है इसमें सर्च एंड डिस्ट्रॉय के ऑपरेशन को टाइम टू टाइम पे लागू करें। ये जो जंगल का इलाका है, यहाँ पे देखेंगे जब आप इस तरीके का ऑपरेशन करेंगे, आपके पास ड्रोन्स हैं, तमाम तरीके के सर्विलेंस के इक्विपमेंट है, और जब आप सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन लॉन्च करते हैं और पुलिस से इंटेलिजेंस गैदरिंग करिए, उनको साथ रखिए और एरिया को एक सीक्वेंसली एक सिरे से दूसरे सिरे तक निगेट करते जाइए, सर्च करिए, जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट के कैशे हैं उनके ऊपर कब्जा करिए, जिससे कि उनका सपोर्ट खत्म हो और अगर टेररिस्ट की वहां प्रेजेंस मिलती है तो उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इस तरीके का आपको एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड एस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि किया हुआ है। कई टीयर में आपका डिप्लॉयमेंट होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करिए और सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन को आप मत छोड़िए। ये आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, एरिया को डोमिनेट करना पड़ेगा। इलाका बहुत लंबा है, कॉन्वॉय आती जाती है, तो आपको जो रोड ओपनिंग की ड्रिल है वो करनी पड़ेगी, जो आपको सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन है वो करना पड़ेगा और साथ में लोकल पॉपुलेशन से आपका इंटरेक्शन रहेगा, जिससे कि आपको इनपुट मिलता रहेगा। तो इस तरीके के मेरा मानना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जरूर ऑपरेशन लॉन्च कर रही होंगी, लेकिन इसमें देखिए गिरावट आई है, जाहिर तौर पर गिरावट आई है। सर मैं वापस लौटती हूँ, कर्नल टीपी त्यागी, जल्दी से 30 सेकंड में क्लियर कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। अब ईडी की छापेमारी, ये जो ट्रांजैक्शंस का जिक्र हो रहा है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जा रही है, उस पूरे के पूरे सर्कल को तोड़ने के लिए इतने सारे अभी तक हमने देखा है कि अप्रोचेस किए गए हैं, फिर उसके बाद में भी ये सब फंडिंग हो पाना या फिर यहाँ पर इस तरीके से ये एफर्ट हो पाना, ये क्या आप समझ रहे हैं इसको? डियर पूजा जी, क्या मुझे अपनी बात पूरी करने का हक नहीं था? आपने नहीं दिया, नोट करें आगे के लिए। और मेरी बात सुने, करीब 60,000 सिपाही हर साल भरी जवानी में रिटायर होते हैं और अब तो अग्निवीर की वजह से और भी ज्यादा। अगर उन्हें बॉर्डर एरिया के ऊपर तैनात कर दिया जाए, वो कर्तव्यनिष्ठ हैं, अनुशासित है, ईमानदार है, तो मजाल है कि कोई स्मगलिंग या आतंकी घुसपैठ, ये तो लॉन्ग टर्म हुआ। और शॉर्ट टर्म में मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम को बताते रहिए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अरे 144 करोड़ का हिंदुस्तान, 4-5 आतंकी आए और उसके बाद में हम बताते रहे कि नहीं जी पाकिस्तान ने किया। क्यों भाई, हम उसका क्यों जवाब नहीं दे सकते? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये कहती है कि हम तो ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी क्या उन जो स्लीपिंग सेल है, हमने अब तक कम से कम 50 आतंकियों को पकड़ा है। और अगर इंटेलिजेंस एजेंसी ईमानदारी से काम करती तो एक आतंकी से 40 स्लीपर सेल के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब हम शहीद होके देश की सेवा नहीं करना चाहते, हम जिंदा लेकर देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर पुरानी नीतियों से कामयाबी मिलनी होती तो अब तक मिल गई होती। इसका मतलब साफ नजर आता है। पहली बार होता मान लेते, बार बार
पुंछ में उसी जगह करीब करीब उसी समय ये हमले होना और फिर हम आर्गुमेंट देते रहे कि नहीं साहब ये कमी थी वो कमी थी। नो, आवश्यकता है एक तो सबसे पहले एक यूनिफाइड कमांड की। आज यहाँ कमाल की बात है, आधे फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आधे फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। व्हाई नॉट? 2 बटालियन को आपस में बात करने में समय लगता है, यहाँ तो 2 मिनिस्ट्री है। तो इन चीजों को समझे। और आपसे भी एज एंकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइंदा अगर हमें बुलाना है तो हमें इज्जत दीजिए। मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ, हमारी बात मायने रखती है। आई फॉट द वार, आई नो द रीजन। सर, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके सम्मान में कोई कमी हो, ये मेरा बिल्कुल प्रयास नहीं रहा, लेकिन कई दफा कुछ इस तरह के लिमिटेशंस होते हैं सर, और मैं वापस आई हूँ आपके पास में। आपने मुझे बीच में रोका तो सर अगर कोई बड़ी खबर आई तो उस तरफ जाना पड़ेगा ना सर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बात करने तो मैं आपके पास वापस लौटी ना सर, क्यों नहीं दिया? आपके पास वापस लौटी ना मैं, और मेरे पास वक्त लिमिटेड है, मुझे सबको मौका देना है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल यह है कि देश में जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकियों से निपटने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इस बीच एक सवाल यह भी है कि अगर पुंछ में इस तरह की रिपीटेडली कोशिशें आतंकियों की ओर से हो रही हैं तो अब इनकी पूरी तरीके से कमर तोड़नी होगी। इस दिशा में प्रयास जारी है, लेकिन और प्रयासों की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया सभी का।